नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हिंदी मीडियम के बच्चों के कक्षा 9 के बच्चों के लिए उनसे संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि सर हमारे लिए भी कुछ आप पढ़ा दीजिए, हम लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए यह है स्पेशल कक्षा 9 के बच्चों के लिए काव्य से संबंधित है, व्याख्या से संबंधित उनको प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि पैसेज दे दिया जाता है, उनको व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए या इसके पाठ का नाम लिखिए, इसके रचयिता कौन है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है या रेखांकित पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, इस तरह के प्रश्न बच्चों को आते हैं। कक्षा 9 या 10 में भी आते हैं 10 वालों के लिए, लेकिन अभी ये जो क्लास है वो कक्षा 9 के बच्चों के लिए है। तो आज की क्लास हमारी क्या है, पाठ 10 पर आधारित है, बादल को घिरते देखा है। ये कविता है, बादल को घिरते देखा है। किसकी कविता है ये? नागार्जुन की है। नागार्जुन की कविता है, बादल को घिरते देखा। और ये उनके जो इनका काव्य संकलन है, प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें, इससे इसको लिया गया है। ये जो काव्य संकलन है, पुस्तक का नाम है प्यासी पथराई आंखें। इस पाठ से लिया गया है, बादल को घिरते देखा है। तो आज हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए हम इस पर ध्यान से देखिए इसको, प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, जो हम इसमें व्याख्या लेंगे पहले वो पहला जो इसका पद्य है उसको लेंगे। एक बार मैं आपको पद्य जो है पढ़ के बनाऊंगा। पहले जो है आपको इसमें कहाँ से कहाँ तक है उस पर बात की जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो मैं लेने वाला हूँ, जो व्याख्या का अंश है, हम क्या लिखते हैं व्याख्या में जब चलता है तो अद्यांत। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये शुरू है। तो बादल को घिरते देखा है, अमल धवल। यहां से शुरू होकर हम व्याख्या लेंगे क्या, तिरते देखा है। थोड़ा थोड़ा करके इसका पूरा किया जाएगा, तिरते देखा है। ठीक, यहां से इसकी बात की जाएगी। ठीक है, तो हम पहले इसका क्या लिखते हैं, संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको आता है संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करिए। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे। संदर्भ तो ऐसे सभी बच्चों को लिखने आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। पद्य का अंश है ये, इसलिए इसको हम पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसका नाम है हिंदी पाठ्य पुस्तक। इसको हम सिंगल अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, इकारा अवतरण चिन्ह में, हिंदी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से लिया गया है, पाठ का यहाँ पर शीर्षक लिखेंगे, हिंदी के, यहाँ आगे लिख दीजिए, हिंदी के बादल को घिरते देखा। बादल को घिरते देखा है। ठीक, ये इस पाठ को आप द्वारा अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बादल को घिरते देखा है, पाठ से लिया गया है। पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, अवतरित है। ठीक है, इसके, किसके, इस पद्यांश के, इसके रचयिता कवि कौन है,
नागार्जुन है। कौन कवि है? नागार्जुन। इसके रचयिता कवि नागार्जुन है। ठीक, ये हो गया हमारा संदर्भ, नागार्जुन है। ठीक, अब इसके बाद जो है हम क्या लिखते हैं? इसके बाद प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रसंग। ठीक, तो ये जो हमारी कविता है जो इसमें दिया गया है, तो इसमें हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया गया। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की सुंदरता, हिमालय की सुंदरता का वर्णन, वर्षा काल के समय की सुंदरता। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिमालय की सुंदरता का वर्णन, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कोष्टक में वर्षा काल, वर्षा काल के समय हिमालय की क्या सुंदरता है? वर्षा काल के समय की सुंदरता, वर्षा काल के समय की सुंदरता, हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और ये चीजें। इसके बाद हम लिखते हैं व्याख्या। ठीक, ये तो इतने आपको जो है इसके चरण जो है आपको इसको फॉलो करना है, व्याख्या जब आपसे लिखने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो ये चीज आप लिखेंगे। कई बार प्रश्न में ऐसा होता है कि आपका केवल संदर्भ लिखने के लिए पूछ लिया जाता है कि निम्न पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, या केवल यही पूछ लिया जाता है कि उसका प्रसंग क्या है, या सिर्फ केवल व्याख्या करिए, ऐसा लिखा जाता है। तो हम आपको सब बता दे रहे हैं, जिस तरह का प्रश्न रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब जो है इसका अर्थ करने से पहले हम थोड़ा सा कठिन शब्दों को भी देख लें, कौन कौन से कठिन शब्द आता है, तब आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इतनी चीजें तो आपने लिख लिया। ठीक है, ये आपको एक प्रक्रिया या चरण है कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक, तो अब हम जो है आपको जो इसके कठिन शब्द जो इसमें आए हैं, शब्दार्थ है, उसको लिखा देते हैं। ये चीज हम अब मिटा रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए एक बार सभी लोग। क्या है ये? इसी क्रम से आपको लिखना रहेगा। अद्यांत है, संदर्भ है, प्रसंग है, उसके बाद फिर व्याख्या आती है। शब्दार्थ इसमें नहीं लिखा जाता है, केवल आपको बताने के लिए, समझाने के लिए हम अभी आप अलग से यहाँ पे शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बादल को घिरते देखा है पाठ से अतिरिक्त है। संदर्भ लिखने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। आपको एकदम एग्जैक्ट सही सही लिखना है, पाठ का नाम और उसके कौन रचयिता है, उसके कवि कौन है, जिन्होंने उसको लिखा है, उस कविता को लिखा है, उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। प्रसंग बच्चे छोड़ देते हैं। प्रसंग में क्या होता है कि जो पद्य है, जो आपको व्याख्या के लिए पद्यांश दिया गया है, उसमें उसके निचोड़ रूप में किस बात का वर्णन किया गया है, वो चीज आपको एक लाइन में लिखना होता है। किस बात का वर्णन किया गया है, ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये चीज आपको उसमें लिखा जाता है। फिर व्याख्या हम बता रहे हैं, आपने ये नोट कर लिया। अब जो है आपको शब्दार्थ, जो कठिन शब्द है यहाँ पर, हम उसका शब्दार्थ लिख दे रहे हैं। हाँ, देखिए इसमें पहला है, किताब को लेके बता दें क्या क्या शब्द है। बादल को घिरते देखा है, इसमें पहला है अमल शब्द। अमल का अर्थ क्या है? अमल, अमल यहां से शुरू हो रहा है। अमल, अमल का अर्थ देखिए, इस शब्द को अगर हम निकालेंगे तो अमल, जिसमें कोई मल ना हो, जो गंदा ना हो, निर्मल या स्वच्छ, इसको कह लीजिए निर्मल या स्वच्छ, निर्मल या स्वच्छ, ये हो गया इसका अर्थ अमल। फिर इस पे है अमल धवल। धवल का अर्थ क्या है? धवल, धवल का अर्थ होता है सफेद। ठीक, ये इसका शाब्दिक अर्थ सफेद है। फिर गिर, गिर का अर्थ आपको पता है, गिर पर्वत। गिर का अर्थ क्या है? पर्वत। फिर है शिखर, शिखर का मतलब चोटी। यहाँ पर शिखरों,
शिखरों शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, चोटियों। चोटियों। बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी। वारी कण, वारी शब्द है, वारी का मतलब होता है जल, जल का पर्यायवाची है वार, ठीक है। फिर इसके बाद है श्यामल शीतल अमल सलिल है, तुंग हिमालय। तुंग, तुंग का मतलब क्या है, ऊंचा। तुंग का अर्थ क्या है, ऊंचा। फिर क्या है, हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों, श्यामल शीतल अमल सलिल। सलिल भी क्या है, देखिए शीतल का मतलब ठंडा, शीतल ठंडा, और क्या है, अमल का हो गया आपका सलिल। सलिल भी किसका पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है, जल, ठीक। सलिल जल का पर्यायवाची है। श्यामल जो है, हरा शब्द यहाँ पर आ रहा है, श्यामल। श्याम शब्द से काला है, लेकिन यहाँ पर पानी के अर्थ में यहाँ पर आया है, तो आप इसका हरा अर्थ लेंगे, ठीक है। हरा पानी आ जाएगा, ठीक है। शाब्दिक अर्थ इसका जो है, श्याम का अर्थ क्या होता है, काला होता है, ठीक है। तो फिर क्या है, समतल पावस। पावस का अर्थ क्या होता है, पावस, पावस ऋतु, वर्षा। पावस का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्षा ऋतु से, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। फिर क्या, उमस। उमस का अर्थ क्या है, गर्मी। उमस, ग्रीष्म या गर्मी कह लीजिए इसको, ग्रीष्मता मत करिए, उष्णता या गर्मी, गर्मी हो गया। फिर है तिक्त मधुर विस्तन। तिक्त का अर्थ क्या, तिक्त, तिक्त का अर्थ है कसैला। तिक्त, इसको आप नोट करते चलिए, तिक्त का अर्थ क्या है, कसैला। तिक्त का अर्थ हो गया कसैला। और फिर है मधुर विस्तंतु। मधुर मीठा, मधुर का अर्थ मीठा। विषतंतु यहां पर आया है, विषतंतु, विषतंतु। इस शब्द का अर्थ है कमल नाल के भीतर के कोमल रेशे। क्या है, कमल नाल के भीतर, कमल नाल के भीतर के रेशे, ये विषतंतु यहां पर है। खोजते हंसों को तिरते देखा है। तो इसमें जो है इतने शब्द हो गए जो कि थोड़ा सा कठिन शब्द है, आप इनका अर्थ लिख लीजिए, फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, अमल निर्मल शीतल ठंडा सलिल श्यामल, ठीक, हाँ ठीक है। अब आप लोग देखिए, एक बार मैं कविता को सस्वर पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए, ध्यान दीजिए कविता पर क्या लिखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय वार कणों को, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वार कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, क्या, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में, श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों से आ आकर, समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से व्याकुल, पावस वर्षा ऋतु, पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते, तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, ठीक। तो ये पंक्तियां हैं जिनकी हमको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से सुनिए, पहला यहां से शुरू कर रहे हैं, अमल धवल, ठीक है। कह रहे हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल का मतलब क्या है यहाँ पे, निर्मल या स्वच्छ। धवल का अर्थ क्या है, सफेद,
सफेद यहाँ पर जो वर्णन किया है कवि ने, हिमालय की सुंदरता का, शोभा का वर्णन किया गया है। और किस समय की सुंदरता का वर्णन हमने प्रसंग में आपको बताया है, कब, वर्षा ऋतु के समय का, जब वर्षा का समय है, वर्षा ऋतु है, उस समय हिमालय की क्या सुंदरता है, किस तरह का वो दिखाई देता है देखने पर, उस तरह का कवि ने वर्णन किया है कि अमल धवल, सफेद, चांदी जैसे सफेद। यहाँ पे थोड़ा सी इसकी उपमा है, धवल जैसे सफेद, चांदी जैसे सफेद और निर्मल, यानी कि स्वच्छ, चांदी जैसे स्वच्छ और निर्मल जल को क्या है, ऊंचे शिखरों पर, गिर के ऊंचे शिखरों पर। तो क्या है पूरा एक साथ मिला के देखेंगे कि पर्वत की ऊंची चोटियों पर कैसे, किस तरह की चोटियां हैं, चांदी की जैसी सफेद और स्वच्छ निर्मल, चांदी की जैसी स्वच्छ चोटियों पर बादल को घिरते देखा मैंने, बादल को घिरते गिरते हुए चारों ओर से देखा है, मेरी आंखों ने उसको देखा है। क्या देखा है, आगे आइए। छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारिकणों को, छोटे छोटे मोती जैसे, जो पानी की बूंदें होती हैं बारिश में गिरती हैं, वो क्या है, मोती के कणों के समान दिखाई दे रही हैं। कहां पर, कैसे, नीचे से लाइन, अगली लाइन का देखेंगे, मान सरोवर के उन स्वर्णिम, क्या है, मान सरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मान सरोवर झील, हिमालय में क्या है, मान सरोवर झील है, वहां पर जो कमल उगे हुए हैं, स्वर्ण रूपी कमल है, यानी स्वर्णिम कमल हैं, उनके पत्तों पर जो ये बारिश की बूंदें गिरी हुई हैं, वो कैसी दिखाई दे रही हैं, मोती के, छोटे छोटे मोती के कणों जैसी दिखाई दे रही हैं। क्या सुंदर परिकल्पना किया है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। कवि ने क्या कहा कि जो कमल मैंने देखा है, मेरी आंखों ने जो देखा है कि मानसरोवर में जो कमल खिले हुए हैं, वो स्वर्णिम कमल हैं, उनके पत्तों पर बारिश की बूंदें ऐसे लग रही हैं जैसे छोटे छोटे मोती के कण गिर रहे हों। अब देखिए आगे, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, तुंग, तुंग शब्द का अर्थ है क्या है, ऊंचा, ऊंचा हिमालय, तुंग हिमालय के कंधों पर, ऊंचे हिमालय के कंधों पर क्या है, वहां पे कई छोटी बड़ी झीलें हैं, पहाड़ों में कई छोटी बड़ी झीलें वहां से निकली हुई हैं। तो जो वहां अस्तित्व में है छोटी बड़ी झीलें क्या कर रहे हैं, श्यामल शीतल अमल सलिल में, यानी झीलों में जो पानी भरा हुआ है, कैसा पानी है उसकी विशेषता बता रहे हैं कवि, श्यामल शीतल अमल। देखिए एक साथ करें, श्यामल, श्यामल शब्द का अर्थ लिखवाए थे कहां पे, हाँ, हरा, हरा पानी है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, शीतल ठंडा है, और क्या है, अमल, अमल का मतलब निर्मल, और सलिल क्या है, पानी है। जो झीलों में पानी भरा हुआ है बिल्कुल शीतल है, हरा है, स्वच्छ पानी है, बिल्कुल ठंडा है। उसमें क्या हो रहा है, पावस की उमस से आकुल, पावस क्या, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की गर्मी, उमस का मतलब क्या है, गर्मी, वर्षा ऋतु की जो गर्मी है उससे व्याकुल होकर, कौन व्याकुल हो रहा है, उससे व्याकुल होकर क्या हो रहा है, आगे देखिए अगली पंक्ति में, तिक्त मधुर विश्व तंतु खोजते, तिक्त का मतलब कसैला, मधुर का मतलब मीठा, विश्व तंतु खोजते क्या है, कमल नाल के भीतर जो रेशे हैं वो कुछ कसैले भी होते हैं और कुछ मीठे भी होते हैं, उनका स्वाद जो होता है कसैला और मीठा है, उसको खोज रहा है। कौन खोज रहा है, हंसों को, विस्तंत को खोजते, हंसों को तैरते देखा, उन झीलों में मैंने उन हंसों को तैरते हुए देखा है, जो क्या कर रहे हैं, कमल नाल के भीतर जो रेशे, कोमल रेशे हैं, जो मधुर भी हैं और तिक्त भी हैं, मीठे भी हैं और कसैले भी हैं, उनको खोजते हुए मैंने देखा है। उस सुंदरता का वर्णन कवि कर रहा है कि बहुत ही मनोरम दृश्य है, सुंदर दृश्य है, गर्मी से व्याकुल होकर समतल देशों से आकर, समतल देशों का मतलब है दूसरी जगहों से, मैदानों से ये पक्षी आके मानसरोवर झील में जा रहे हैं, और वहां पर पानी वहां का शीतल है, ठंडा है, ठीक है, उससे उनको क्या मिल रही है, बहुत अधिक राहत मिल रही है, सुकून मिल रहा है, और उसमें वो केली कर रहे हैं, उसमें अपना भोजन खोज रहे हैं, वो क्या, मधुर और कसैले, इनको जो है वो कमलनाल के भीतर जो है खोजते हुए देखा है मैंने उसको। ठीक है, ये इसकी हो गई व्याख्या। अब इसके बाद जो है, अब आपको यहां पे क्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य लिखना है। ठीक है, तो अब
काव्यगत सौंदर्य आप क्या लिखेंगे व्याख्या के बाद? काव्यगत सौंदर्य में कुछ चीजें हैं जो आप लिख लीजिए कि इनको हम लिखते हैं नीचे। व्याख्या, व्याख्या ये हो गई व्याख्या, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य या आप काव्य सौंदर्य दोनों कर सकते हैं, ठीक है। काव्य सौंदर्य, इसमें क्या क्या चीज लिखी जाएगी? पहले तो हम लिखते हैं प्रसंग की जो लाइन होती है उसी में लिखेंगे। लिखेंगे क्या है? कवि ने हिमालय की मनोरम शोभा का वर्णन किया है। ये चीज आप जो प्रसंग वाली लाइनों में लिखते हैं वही चीज आपको यहाँ पहले लिखना है। कवि ने हिमालय की मनोरम शोभा का वर्णन किया है, का वर्णन किया है। इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखते हैं? देखिए दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं भाषा। भाषा किस तरह की कवि ने प्रयोग किया है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक। ये चीज लिखी जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं इसमें रस कौन सा है। काव्य के अंग जो है ये रस, छंद, अलंकार, भाषा, ये चीज हम आपको इसमें लिखना होता है काव्यगत सौंदर्य में। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को बहुत अच्छा ज्ञान है। जब भी आप इसकी व्याख्या करेंगे तो इन चीजों को आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें रस क्या है, किस तरह का है? इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। कवि के मन को आह्लादित कर देने वाले भाव यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस का इसमें हम प्रयोग लिखेंगे। फिर क्या हम लिखेंगे? यहाँ पर अलंकार लिखेंगे। अलंकार, देखिए यहाँ पर कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है, वो उदाहरण के द्वारा हम आपको लिखते हैं। इसमें हम लाइनों को अंडरलाइन करेंगे। जैसे देखिए पहले अनुप्रास अलंकार तो है, अनुप्रास अलंकार, ठीक। अनुप्रास अलंकार यानी एक शब्द में जो है वर्णों की आवृत्ति हो रही है, वहां पर क्या है? अनुप्रास है, ठीक है। तो आप देखिए अनुप्रास कहां पर यहाँ पर मिल गए हैं? जैसे देखिए श्यामल शीतल, श्यामल शीतल, यहां पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। फिर इसके बाद है ठीक है उपमा अलंकार भी इसमें देखिए क्या है? उपमा अलंकार। एक काव्य में कई अलंकारों का प्रयोग कवि के द्वारा होता है। उपमा अलंकार कहाँ है? छोटे छोटे मोती जैसे, जैसे शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। छोटे 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 मोटे, छोटे मोटे, छोटे मोटे मोती जैसे, जैसे शब्द यहाँ पर आया है तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार का प्रयोग है। फिर रूपक भी है यहाँ पर, क्या है? रूपक अलंकार भी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? वारिकणों को, वारिकणों क्या है? जल की बूंदें, जल के रूप में जो बूंदें आई हैं, जल रूपी कण है। ये क्या है? जल रूपी कण है, यहाँ पर है। और फिर तिक्त मधुर विस्तंत खोजते, ठीक है, इसमें भी है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कह सकते हैं हम क्या? पुनरुक्ति प्रकाश, यानी जिसको बार बार दो अक्षर जो दोहराए गए हैं वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर है। इसमें और कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसमें प्रयोग किया गया है, जहां पर चीजों को दोहराया गया। जैसे कहां पर? आकर, आ कर, यहां पर देखिए वह शब्द दो बार आया है तो इसलिए वहां पर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर है, ठीक है। तो ये चीज जो हो गई हमारे पास, ये अलंकार हो गया। तो काव्यगत सौंदर्य में आप ये चीजें यहाँ पर, छंद भी इसमें लिखा जाता है, छंद। तो छंद इसमें आप लिख सकते हैं मुक्तक छंद है या मुक्त छंद है, ठीक है। मुक्त छंद इसमें
प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? एक तो पहले हम जो आपने उसमें प्रसंग में लिखा था कि इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया, तो कवि ने हिमालय की मनोरम शोभा का वर्णन किया है। फिर इसके बाद भाषा क्या है? प्रवाहमयी भाषा का सुंदर शब्दों में प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रवाहमयी का मतलब क्या है? जिसमें कि प्रवाह बना हुआ है, देखने में, पढ़ने में और सुनने में बहुत ही हमको आनंद आ रहा है, तो वो क्या है? प्रवाहमयी भाषा है। फिर क्या है? रस, श्रृंगार रस, यानी हमारा मन प्रफुल्लित हो जा रहा है, आनंदित हो जा रहा है, तो इसमें हमें जो है श्रृंगार रस की वर्णन इसमें किया गया है, श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। अलंकार क्या है? हमने ये आपको बता दिया, अनुप्रास, उपमा, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का इसमें प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। इस तरह से आप इसको लिखकर अंडरलाइन यहाँ पे कर दीजिए, बता दीजिए कि किन लाइनों में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है और छंद क्या है? मुक्त छंद है। ठीक है, तो इस तरह से आज ये वीडियो जो है कक्षा 9 के बच्चों के लिए बनाया गया था। उम्मीद है ये उनके लिए उपयोगी होगा। कक्षा 9 के बच्चों के लिए क्या? बादल को घिरते देखा है। इसका अगला वीडियो अब अगले दिन अपलोड किया जाएगा, तब तक आप इसको आराम से पढ़ें। धन्यवाद।